नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 2 स्टैटिक जीके की। इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला व संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, बजट, आर्थिक समीक्षा और समसामयिक जैसी घटनाओं के बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे विद तथ्यों के साथ में। और एग्जाम की दृष्टि से रहने वाली है ये क्लास बहुत ज़्यादा लाभदायक। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। इससे पहले हम आपको राजस्थान जियोग्राफी की कक्षाएं बहुत सारी दे चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दी गई है। वे क्लासें भी आप जाके निरंतर अध्ययन कीजिएगा। साथ में बजट विद MCQ, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के बारे में भी आपको बता दिया गया है। यह क्लास एग्जाम की दृष्टि से इतनी लाभदायक रहेगी कि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहां से उठ के आएगा। आप विश्वास रखिएगा, बहुत कुछ खास मिलने वाला है आपको शिक्षा द्वार पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 और करते हैं उस पर ढेर सारी बातें, ढेर सारी चर्चाएं। प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी या प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, नागौर, अजमेर। बात करें कुबड़ पट्टी की तो बिल्कुल आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक होनी चाहिए, कौन सी? नागौर से अजमेर तक। कहां से? नागौर से अजमेर तक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, नागौर से अजमेर तक। तो देखिएगा, नागौर से अजमेर तक कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी फैली हुई है। होती क्यों है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा या खारेपन की मात्रा अधिक होने से यहाँ के लोगों की कमर थोड़ी सी झुक जाती है, इसी को हम बोलते हैं कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। अच्छा, इससे एक रोग होता है, कौन सा रोग? जिसे कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस रोग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। नदी दी गई है, सहायक नदी दी गई है, कहा गया है इनको सुमेलित कीजिएगा। नदियों वाले टॉपिक में एक एक बात हम करके आए हैं, वैसे यहां भी ये बात करते हुए चलेंगे। तो चंबल, बनास, लूणी, माही। याद आया? चंबल की नदियां कौन कौन सी? परवन, काली सिंध, पार्वती। तो कुछ याद आया तो चंबल का? तो ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, ए के अंदर देखिएगा 4 नंबर पार्वती। तो जो ए में 4 वाले रखिए, बाकी काट दीजिए। 2 नंबर काट दो, 3 काट दो, 4 काट दो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, मिलाने वाले प्रश्न करना बहुत आसान होते हैं। 1 2 को पहले मिला के बाकी ऑप्शन को काट दीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बनास। तो बनास के लिए कौन सी? खारी, बेड़च। बात करते हैं लूणी की, तो लूणी के लिए कौन सी? सुकड़ी, जवाई, लेलड़ी, जोजड़ी, डी 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 वाली सारी कौन सी? लूणी की। माही की बात करें तो सोम, माही, जाखम। ये वाला त्रिवेणी संगम बहुत खास है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इनके बारे में। नदी दी गई है, उद्गम स्थान दिया गया है, सहायक नदियां दी गई है। चंबल की बात करें तो कहां से उद्गम है? जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। नदी कौन कौन सी? सहायक, परवन, बनास, काली सिंध, आलनिया, पार्वती, बामनी, कुराल और मेज। वहीं बात करते हैं बनास की, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। सहायक नदी कौन सी? कोठारी, खारी, बेड़स, गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरेल। वहीं बात करते हैं लूणी की, नाग पहाड़ी अजमेर, पुष्कर पहाड़ी अजमेर से निकलती है। 2 धाराएं ये आगे जाके मिल जाती है, वहां से बनती है लूणी नदी। तो सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सागी और जोजड़ी। रीडी वाली सारी कौन सी होगी? लूणी की सहायक नदियां होगी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो बताइए, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 42, 46,
58, 52। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट उत्तर 52 घाटों से गिरी हुई है। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुष्कर झील के बारे में। उपनाम है तीर्थराज, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा। निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा या कालडेरा ज्वालामुखी से। कालडेरा ज्वालामुखी का मतलब ये हमारी ज्वालामुखी हुई। जो ज्वालामुखी का मुख होता है, अगर ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे कालडेरा। अगर यही मुख छोटा है, अगर यही मुख छोटा है तो इसे बोलेंगे क्रेटर झील। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील भी है। मेला प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को। घाट कितने? 52। सबसे बड़ा घाट जयपुर घाट, पवित्र घाट, गो घाट। महिला घाट की बात करें तो कौन सा है? हमारा निर्माण किसने करवाया? मैडम मेरी द्वारा। इसी महिला घाट को वर्तमान में कहते हैं गांधी घाट। अच्छा, इसका निर्माण कब करवाया ये भी आप याद रखिएगा, 1911 में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं किया गया था और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी यहीं की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, मेज नदी। देखिएगा, बांध से जुड़ी हुई वीडियो भी आपको दी गई थी, बहुत अच्छी वीडियो है। सारे बांध एक ही क्लास में खत्म कर दिए गए थे वहां पे, तो एक बार यहां और देख लीजिएगा। मेजा बांध कौन सी नदी पे है? तो याद रखिएगा, कोठारी नदी पे है। निर्माण कब करवाया? 1972 में। कहां पे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मेजा बांध, कोठारी नदी, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। निर्माण कब? 1972 में। भीलवाड़ा शहर व 57 गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। कौन? मेजा बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। सिंचाई परियोजना की एक वीडियो आई थी आपके लिए, उस वीडियो के अंदर करंट से जुड़े तथ्य और करंट से जुड़ी बातें प्लस उसके अंदर परियोजना सिंचाई वाली बहुत कुछ दिया गया है, वो भी आप जाके देखिएगा। तो देखो, कुओं व नलकूपों से क्या कह रहा है? कुओं व नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? कौन सा जिला है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। याद रखिएगा, कुएं व नलकूप दोनों इकट्ठे पूछे गए हैं तो कहां पे होगा? जयपुर के अंदर होगा। लगभग कितना? 68.72% या कह सकते हो 69%। याद रखिएगा। थोड़ी सी बात और देख लीजिए, कुओं व नलकूपों से 68.72% कहां पे? जयपुर में। नहरों से 30% श्री गंगानगर में सर्वाधिक हो रही है, ये सर्वाधिक होती है यहाँ पे जयपुर में। फिर श्री गंगानगर में नहरों से। तालाबों से कितना? 1% कहां? भीलवाड़ा में। नहरों वाला पूरा आंकड़ा याद रखो तो ये वाला है 29.75%, 29.75% के लगभग। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। आपका ये प्यार ही हमें एक मोटिवेशन देता है। इसके साथ हम कुछ अच्छा करने का प्रयास आपके लिए लगातार निरंतर करते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? जिला रसद अधिकारी, डीएसओ का, सांख्यिकी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, एसडीओ का, खंड विकास अधिकारी। वीडियो प्री का प्रश्न है ये जी, याद रखिएगा। तो किसका दायित्व है ये? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी अधिकारी का। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा की बात आए तो 243 अनुच्छेद की बात होगी और परिभाषा की बात आए तो सीधा 243 किसकी? अनुच्छेद 243 की बात होगी। कुछ ग्राम सभा से संबंधित हम अनुच्छेद के बारे में भी अभी पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं ग्राम सभा से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में। तो ये संविधान में भाग 9 का हिस्सा है। 243 की अभी हम बात कर चुके हैं। क्या होगा इसमें? परिभाषा। 243 ए, देखो शुरुआत हो रही है ए से, तो ए में क्या होगा? हमारी ग्राम सभा। क्या होगी? ग्राम सभा। बी की बात करें तो पंचायतों का गठन। सी की बात करें तो पंचायतों की संरचना व चुनाव। सी से चुनाव को याद रखिएगा। डी का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन से आप याद रख सकते हो आरक्षण, तो सीटों का आरक्षण। उसके बाद ई की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ, एफ का मतलब फेल, फेल से क्या याद रखोगे? सदस्य हेतु योग्यता, अयोग्यता। उसके बाद में देखो जी, जी का मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व।
उसके बाद हम बात करते हैं H, जैसे हम घर पे बात करते हैं ना हाई कमांड की, तो वैसे यहां याद रखोगे पंचायतों में कर रोपण शक्ति, किसकी? कर रोपण शक्ति। I की बात करते हैं तो I से याद रखोगे इनकम टैक्स, टैक्स इनकम टैक्स, तो राज्य वित्त आयोग। जे का हो गया पंचायतों में लेखा संपरीक्षा। उसके बाद के की बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, इंपोर्टेंट मार लीजिएगा, इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद 243 एल की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। 243 एम की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना भी है। एन की बात करें तो विद्यमान विधियों व पंचायतों का बना रहना। ओ की बात करें तो निर्वाचन संबंधी, कोई भी निर्वाचन संबंधी न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्णन है। हस्तक्षेप का वर्णन किसमें दिया गया है निर्वाचन संबंधी? तो अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1958। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, कहाँ पे? नागौर के कौन से? बगदरी गांव से हमारी पंचायती राज पद्धति का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959 को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जो हमारा पटवारी के एग्जाम थे ना, उनमें आयोग के इतने प्रश्न पूछे गए, हर एग्जाम में आयोग के प्रश्न, हर एक एग्जाम में तीनों चारों शिफ्टों में आयोग के प्रश्न आए थे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी बात करेंगे। देखो कब? अप्रैल 2011 से, मार्च 2000 से, मार्च 2002 से, जनवरी 1999 से। तो बताइएगा जी कब की बात की जा रही है? तो ये की जा रही है मार्च 2000 से। कब? मार्च 2000। कितनी मार्च? 23 मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। कुछ बात कर लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। जो राज्य मानवाधिकार आयोग की राजस्थान में अधिसूचना आई थी, वो आई थी 18 जनवरी 1999 को। स्थापना कब हुई? 23 मार्च 2000 को। कहा? जयपुर में। प्रथम अध्यक्ष कौन? श्रीमती कांता भटनागर जी। कार्य क्या है? राज्य सूची, संवर्ती सूची का 1 वर्ष से कम जो मामले हैं उनके निपटारा करवाना। योग्यता क्या? अध्यक्ष बनने की? उच्च न्यायालय या भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो। कहाँ का? हाई कोर्ट का। जो इस प्रारंभ हुआ था कब? 2000 में, जब इसमें जो सदस्यों का प्रावधान था 1 व 4, 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य। 2006 के बाद 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पे? तो सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व विपक्ष का नेता। जिन राज्यों में विधान परिषद होगी वहां पे उनके सभापति व विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें राजस्थान के तो हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। भारत के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो है नजहत शमीम खान। कौन? नजहत शमीम खान। और हमारे राजस्थान के आपको मैं बता चुका हूं गोपाल कृष्ण व्यास। भारत के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। कुछ एक बात और देख लो, पहले कौन हुए? कांता भटनागर जी। उसके बाद 2 नंबर पे कौन हुए? तो वो हुए सैयद सगीर अहमद। ये वाली बात आप लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में सीधी की सीधी यहां से पूछी जाती है। 3 नंबर पे हुए हमारे जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन। जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन। उनके बाद में बने हमारे 4 नंबर पे HR कुडी। ये कार्यवाहक थे, परमानेंट नहीं थे, कार्यवाहक थे। उसके बाद में 5 नंबर की हम बात कर लेते हैं तो हमारे बने प्रकाश जी टांटिया। कौन? प्रकाश टांटिया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 6 नंबर की, तो वो भी हमारे कार्यवाहक के रूप में रहे थे। उनका नाम है महेश चंद्र शर्मा। क्या है? महेश चंद्र शर्मा। तो पहले कौन? कांता भटनागर। दूसरे कौन? सैयद सगीर अहमद। तीसरे जस्टिस
जस्टिस नगेंद्र जैन। चौथे कौन? HR कुड़ी कार्यवाहक थे। पांचवें प्रकाश टांटिया। छठे महेश चंद्र शर्मा। और अभी हमारे वर्तमान कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। आप आराम से याद रख सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो कांता भटनागर, इनको तो याद रख सकते हो। अभी वर्तमान में कौन? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। इससे पहले कौन? महेश चंद्र। कौन? महेश चंद्र। एक हमारे जैन जी हैं, एक हमारे टांटिया जी हैं। ये पूछे जाते हैं, कौन से नहीं हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं ये वाली चीजें। टांटिया जी हैं, एक जैन जी हैं। एक याद रखिएगा आप, अहमद साहब है। कौन? अहमद साहब। पहले कांता, फिर अहमद साहब, फिर नागेंद्र जी, फिर HR कुड़ी कार्यवाहक, फिर प्रकाश टांटिया, फिर महेश चंद्र शर्मा, और उसके बाद लास्ट बात करें तो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। याद रखिएगा, जब इसकी हमारे RPSC की स्थापना की गई, कहां पे की गई? जयपुर में की गई 1949 में। 1956 में आके मिल जाता है अजमेर हमसे। तो अजमेर की होती है बहुत सारी डिमांडें, तो उसी डिमांड के आधार पर P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे अजमेर को दे दिया जाता है RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। कब? 1956 में। तो स्थापना कहां हुई? जयपुर में। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। कहां पे? जयपुर में। 1956 को अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पे? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस समिति की सिफारिश पे? तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SK घोष। अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 के अंदर इसका प्रावधान है। 315 के अंदर क्या होगा कि हमारे प्रत्येक राज्य में और हमारे केंद्र में SPSC और UPSC होगी। अच्छा, 316 की बात करें तो अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। त्यागपत्र किसे? राज्यपाल को। सदस्य कितने? 1+7। निलंबन कौन कर सकता है? राज्यपाल। अच्छा, एक और बात देख लीजिएगा, अनुच्छेद 317 के तहत कदाचार आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। अनुच्छेद 318, सदस्य व अध्यक्ष सेवा शर्त कौन करेगा? इनके लिए जो सेवाएं शर्तें होंगी वो कौन निर्धारित करेगा? तो राज्यपाल निर्धारित करेगा। जो इनको वेतन भत्ता मिलेगा तो कहां से मिलेगा? हमारे संचित निधि से मिलेगा। वर्तमान में RPSC अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्री है। उसके बाद वर्तमान में UPSC अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी। ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह, रतिपाल। बिल्कुल कौन थे? हमीरदेव चौहान। कुछ बात और कर लेते हैं। ये देखो, एक का मतलब अलाउद्दीन युद्ध हुआ था हमीरदेव चौहान के साथ। पहला युद्ध कब? 1299 में। फिर कब हुआ? 1301 में। हुआ यूं कि अलाउद्दीन के कुछ विद्रोही थे मंगोल, जो हमीरदेव के यहाँ शरण लेने को चले गए और हमीरदेव ने उनको दे दी शरण। अलाउद्दीन ने कहा कि वो उनके नाम थे मोहम्मद शाह और केहाबरू। अलाउद्दीन ने कहा मुझे ये वापस कर दे। हमीरदेव बोला कि नहीं, हमारे जो घर में आए मेहमान भगवान का रूप है। तो हमीरदेव ने उन्हें वापस नहीं किया। अलाउद्दीन को पहुंची इस बात की बहुत ज्यादा ठेस पहुंचने से अलाउद्दीन ने कहा तो भाई तू वापस नहीं करेगा तो मैं करूंगा आक्रमण। हमीरदेव बोला कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमीरदेव के यहाँ रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने 1299 में भेज दी अपनी सेना। उस सेना में सेनापति थे उल्लुग खां, नुसरत खां, अलप खां। 3 याद रखिएगा, उल्लुग, नुसरत और अलप। एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं कुछ बातें। तीनों को भेजा और उधर से हमीरदेव तरफ से आए थे हमारे धर्म सिंह और भीम सिंह। ये थे हमारे बनास नदी के किनारे पे। उधर आके इनका अच्छा खासा युद्ध हुआ, ताबड़तोड़ युद्ध हुआ। उधर हमारे हमीरदेव चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह लगभग पूरा युद्ध जीत जाते हैं। वहां से उनसे थोड़ा सा
पैसा भी लूटते हैं, लूट के किले की ओर बढ़ते हैं। किले की ओर धर्म सिंह तो किले के अंदर चला जाता है, परंतु भीम सिंह आराम से अपनी सेना के साथ में किले की ओर तरफ जा ही रहा था कि पीछे से अलप खान ने आक्रमण किया और भीम सिंह मारा गया। इस बात को पूरा बुरा लगा इसको, किसको, हमीरदेव चौहान को बहुत बुरा लगा कि भाई हमारा भीम सिंह मारा गया। धर्म सिंह को उसने इसका दोषी ठहराया और धर्म सिंह को सेनापति के पद से भी हटा दिया और अंधा भी कर दिया। उसके बाद में हमीरदेव चौहान ने बनाए अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को, और 1301 में हमारे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी खुद। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया तो ये इसके साथ में थे उस समय उल्लू खां और नुसरत खां। नुसरत खां इतनी ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा था उस समय रणथंभौर पे, तो हुआ यूं कि तबाही मचाते समय रणथंभौर से निकला आग का गोला, ऊपर से गिरा, तब नीचे नुसरत खां था और नुसरत खां उस आग के गोले की चपेट में आने से नुसरत खां की होगी मृत्यु। तो याद रखिएगा कौन कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया और भीम सिंह भी मारा गया। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को दिया लालच। लालच देने से रणमल और रतिपाल ने क्या कर दिए, किले के गेट खोल दिए और हमीरदेव का आमना सामना हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दोनों का ताबड़तोड़ युद्ध हुआ, बहुत तबाही मची और इसी युद्ध की परिणाम स्वरूप हमारे राजस्थान का पहला साका या जौहर देखने को मिलता है 1301 में। किसने किया, रंग देवी ने किया, पद्मला तालाब में कूदकर। बहुत सारी साथ में बहुत सारी और औरतें भी थी उनके साथ में, वो भी इस तालाब में कूद गई। इसी के साथ में हमीरदेव क्या हुए, हमारे केसरिया धारण करते हैं और लड़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। उसके बाद में कहा जाता है किसके लिए, हमीरदेव चौहान के लिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो यही थी पूरी कहानी हमीरदेव की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, कुंभा, मंडन, सोम, जगजीवन भट्ट ने। याद रखिएगा किसने की, कुंभा ने। कुंभा के बारे में थोड़ी सी बात देख लो, इनके ग्रंथ के बारे में कौन कौन से है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश, हरिवार्तिक, टीका कौन सी इनकी, जयदेव कृति पर, गीत गोविंद पर, रसिक प्रिया टीका जिसे बोलते हैं चंडी शतक, और संगीत रत्नाकर। एक लिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग कौन सा, राजवर्णन किसने लिखा, कुंभा ने लिखा। अंतिम भाग को किसने लिखा, कवि कान्हा व्यास ने लिखा। तो ये वाली बातें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर होना चाहिए। क्या प्रश्न है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना देश में और देश में हुई थी। 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। तो याद रखिएगा राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई, 1832 में। कहाँ हुई, अजमेर में हुई। इसके जो मुखिया थे कौन थे, वो थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बताइए जी, मेहराब खां ने कहां पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, मारवाड़, नसीराबाद, कोटा, टोंक, कहां किया। तो याद रखिएगा मेहराब खां ने किया था कोटा में। कहां पे किया था, कोटा में। थोड़ी सी बात कोटा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। कोटा में विद्रोह कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857। देखो एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पे सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह है पूरे जोरों शोरों से हुआ। कितने माह तक चला, 6 माह तक चला। विद्रोहकर्ता कौन थे, मेहराब खां और लाला लाजपत राय। ये लाजपत राय नहीं है जी, लाला जयदयाल थे। कौन थे, लाला जयदयाल। लाला जयदयाल। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, मेजर बटन और सेल्डर। कैसे याद रखोगे बटन को, कोट का बटन, कोट का बटन। तो कोट का कौन, कोटा का कौन, बटन। विद्रोह का दमन किसने किया, मेजर रॉबर्ट्स ने। कब किया, मार्च 1858 में। देखो 6 माह तक चला था यहाँ पे विद्रोह। कितने, 6 माह तक चला था यहाँ पे विद्रोह। और यहाँ पे विद्रोह इतना खतरनाक हुआ था कि बटन की गर्दन काट के उसको एक भाले या तलवार पे लगा के पूरे शहर में घुमाई गई थी। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 15। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। राजस्थान के प्रथम राज्य की बात की गई है, ना कि रियासत की। तो प्रथम राज्य कौन सा था, तो देखिएगा, बताइएगा। कोटा, जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर। तो याद रखिएगा कौन था, जयपुर था। थोड़ी सी बात और देख लेते हैं, प्रथम रियासत कौन सी थी, भरतपुर, 29 सितंबर 1803। कौन थे राजा, रणजीत सिंह। अलवर उसके बाद में अलवर ने की 2 नंबर पे, सेकंड पे 14 नवंबर 1803, बख्तावर सिंह इसके राजा थे। और जयपुर में कब, 12 दिसंबर 29 सितंबर को तो कहां पे, भरतपुर ने 14 नवंबर को कहा, अलवर में 12 दिसंबर को कहा, 1803 में जगत सिंह द्वितीय ने की कहा, जयपुर में। किसके पुत्र थे, सवाई प्रताप सिंह का पुत्र था कौन, जगत सिंह द्वितीय। सवाई प्रताप सिंह कौन, वही हवा महल वाले। देखिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, निम्न विचार कीजिएगा। क्षेत्रवार दिया गया है 2021 का, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थित नहीं स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। देखो इसको करने से पहले थोड़ी सी एक रूपरेखा को हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, एक तो हमारा होता है प्रचलित मूल्य, एक होता है हमारा स्थिर मूल्य। कितना, 2011-12 पे, कितना 2011-12 पे। और प्रचलित मूल्य हमारा जो भी पिछला वर्ष बीता है उस पर। पहली बात हम कर लेते हैं उद्योग की, किसकी, उद्योग की। दूसरी बात हम कर लेते हैं कृषि पे। तीसरी बात हम करेंगे सेवा क्षेत्र पे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके बारे में, फिर ये प्रश्न करना आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो प्रचलित मूल्यों पर जो उद्योग का हमारा आता है वो है 24.67% का। वहीं हम बात करें स्थिर मूल्यों पर उद्योग का तो 26.34% का। दोनों के दोनों एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं, प्रचलित पे कितना और स्थिर पर कितना। वहीं बात करते हैं हम कृषि की, तो कृषि में हमारा है 30.23%। वहीं बात करें स्थिर मूल्य पर तो 28.85% की। सेवा क्षेत्र में बात करते हैं तो 45.10%। वहीं बात करें सेवा क्षेत्र के अंदर स्थिर मूल्य पर तो 44.81%। ये वाली बात आप एक याद रखिएगा। देखो एग्जाम कोई भी हो, चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, पीटीआई का हो, कोई भी हो, अगर आर्थिक समीक्षा के अगर ये प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा, प्रचलित मूल्यों पर उद्योग का कितना प्रतिशत, कितना योगदान रहा, तो 24.67%। वहीं बात करें स्थिर मूल्यों पर तो 26.34%। कृषि पर कितना, 30.23%। स्थिर मूल्य पर कितना, 28.85%। प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र में योगदान 45.10% का। वहीं बात करें स्थिर मूल्यों पर 44.81% का। कितना कम कितना ज्यादा, कौन सा कम कौन सा, यही पूछा जाएगा आपसे। बाकी हम आर्थिक समीक्षा की क्लास भी जल्द करेंगे ना, वहां पे पूरी बात एक एक बात लाइन टू लाइन करते हुए चलेंगे। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, इसका पिछले वर्ष कितना था, अब कितना है, सारी बातें करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा ये हमें पूछा गया स्थिर मूल्य पे, तो कृषि का कितना, कृषि का 28.85, बिल्कुल ये रहा स्थिर मूल्य रहा 28.85 रहा बिल्कुल। ए में 3 वाले रखो, बाकी काट दो, बी को काट दो, डी को काट दीजिए। उसके बाद उद्योग की बात करें तो उद्योग में कितना था, प्रचलित पे तो 24.67 था, पर स्थिर मूल्य पे 26.34 था। तो 26.34 किसका, उद्योग का। तो बी में 1 वाला रखो, ये रख लिया जी, बाकी काट दो, तो ये नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। सेवा में कितना, 44.81%। उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार मिलेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो ये नरेगा आया कब, तो नरेगा एक्ट, नरेगा अधिनियम कब आया, 2005 में। अच्छा, ये नरेगा अधिनियम 2005 में, पर प्रारंभ कब हुआ, तो 2 फरवरी, कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को। अब ये पूछा जाए सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पे हुआ, अगर भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे पहले आप कहां का नाम लोगे, आंध्र प्रदेश का। कहां का, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, अनंतपुर। कौन सा जिला, अनंतपुर का। और वहां पे अनंतपुर जिले की एक तहसील ग्राम पंचायत है बदलापल्ली, बदलापल्ली। वहां पे सर्वप्रथम हुई रोजगार की शुरुआत हुई, कौन से, महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुरुआत हुई कहां पे, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली ग्राम पंचायत में। वहीं बात करें हम राजस्थान की, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। कौन सी ग्राम पंचायत में, तो याद रखिएगा कौन सी, माकड़ा देव। माकड़ा देव ग्राम पंचायत है कहां पे, कहां पे, जाडोल,
जाडोल कहां पे है? उदयपुर में। तो पहली बात तो आप क्या याद रखोगे, नरेगा एक्ट कब आया? 2005 में आया। प्रारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली से, राजस्थान में कहा मकोड़ा देव, जाडोल, उदयपुर से प्रारंभ हुआ। तो थोड़ी सी बात और देखिएगा, ये वाली आपको समझ में आई होगी, भारत में कहां पे और राजस्थान में कहां पे। तो एक बात और देखिएगा, देखो ये जब होता कब है? 2 फरवरी, हमने भी बात की ना, 2 फरवरी 2006 से योजना प्रारंभ हुई। राजस्थान के कहां से हुई? जडोल से। उसके बाद में राजस्थान में के कितने जिलों में? 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। पूरे राजस्थान में कब? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 2008 से पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के सभी जगह ये योजना पूर्ण रूप से चालू हो गई। उसके बाद में देखो इसका नाम क्या था? नरेगा। ये प्रश्न भी बन सकता है, नरेगा से इसका नाम हो गया मनरेगा। तो ये मनरेगा नाम कब पड़ा? तो ये पड़ता है हमारा 2 अक्टूबर 2009 को। कब पड़ता है? 2 अक्टूबर 2009 को। पहले इसके अंदर कितने 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। अब हमारा बजट आया है 2022-23 का, इसमें 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 125 दिन। 125 दिन कर दिए गए हैं। इसी के साथ में एक और बात को देखते हुए चलते हैं। देखो एक योजना आई है इसी बजट में, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ये वाली क्या चीज है? इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना आई कब? 2022-23 के बजट में। तो होता क्या है इस योजना के अंदर? ये 800 करोड़ की योजना है। देखो ग्रामीण में जिस प्रकार रोजगार दिया जा रहा है ना, 100 दिन का कार्य करने के लिए पूरी गारंटी की 100 दिन का आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, उसी प्रकार जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहां पे जो रोजगार की व्यवस्था को 100, अभी हमारे शहरी क्षेत्र में भी है ना, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पूरी गारंटी के साथ में 100 दिन की व्यवस्था की जाएगी। 800 करोड़ का बजट है इस योजना के लिए। कितना? 800 करोड़ का। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2022-23 शहरों में रोजगार प्रदान करने के लिए। तो हमारा प्रश्न क्या था? राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का पहले था, अब नहीं। 125 दिन का बिल्कुल, अब 100 से कर दिया बढ़ा के 125 दिन। 150 दिन ये नहीं, 200 दिन भी नहीं। वैसे कोरोना काल में 200 दिन किया था थोड़े बहुत दिनों के लिए, 200 दिनों का कर दिया। वैसे एक बात और याद रखिएगा, 125 दिन का ये कर दिया गया। ये पूरी बातें ना हम राजस्थान के बजट के अंदर करके आ चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक राजस्थान के बजट की क्लास नहीं देखी तो अभी जाइएगा, राजस्थान के बजट की क्लास देखिएगा। एक एक लाइन, एक एक चीज करवाई गई है वहां पे। उसके साथ में एक क्लास एमसीक्यू की भी आपको दी गई है। पूरा बजट क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये गारंटी शुदा बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? जिन्होंने हमारे बजट की क्लास लगाई है उनका यह प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल आराम से ये चीज आपको बताई थी। उसके बाद में एमसीक्यू के अंतर्गत भी आपको ये चीज बता दी गई है। पहली बात तो आप याद रखिएगा, पैरा खेल अकेडमी का बजट कितना कितना था? 20-20 करोड़ का। और कहां पे इस बार के बजट की खास बात क्या थी? जयपुर और जोधपुर। इतना कुछ बनाया गया, इतना कुछ ऐड किया गया यहां पे, पूछो ही मत। तो पैरा खेल अकादमी भी कहां पे? जयपुर और जोधपुर में। बजट कितना? 20-20 करोड़ का। थोड़ी सी बात इसके साथ में और कर लेते हैं जो रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से खास। हमारे राज्य के खेल मंत्री, हमारे राज्य के खेल मंत्री कौन है? तो वो है अशोक चांदना। अशोक चांदना, ये वाली बात आप याद रखिएगा। हमारे राज्य के मुख्य खेल अधिकारी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? खेल अधिकारी की। तो कौन है? वीरेंद्र पूनिया। कौन है? वीरेंद्र पूनिया। पूनिया से बात आई। हमारे राज्य क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कृष्णा पूनिया। कौन है? कृष्णा पूनिया। ये हमारे हाल फिलहाल जो नियुक्तियां हुई ना उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये वाली आपको याद होगी। खेल मंत्री कौन? अशोक चांदना। खेल अधिकारी कौन मुख्य है? वीरेंद्र पूनिया।
राज्य क्रीड़ा परिषद कृष्णा पूनिया। लिखते हुए चलिएगा, एक एक चीज बिल्कुल आराम से मैं बोल रहा हूं। उसके बाद में देख लो, बैडमिंटन, राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन, बताइए जी। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हमारे हैं गजेंद्र सिंह। कौन है? गजेंद्र सिंह। वहीं बात कर लेते हैं फुटबॉल वाले की। राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है हमारे? मानवेंद्र सिंह। कौन? मानवेंद्र सिंह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत, अशोक गहलोत जी के सुपुत्र। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। खेल मंत्री कौन? अशोक चांदना। खेल अधिकारी कौन? वीरेंद्र पूनिया। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन? कृष्णा पूनिया। बैडमिंटन के संघ के अध्यक्ष कौन? गजेंद्र सिंह। फुटबॉल के कौन? मानवेंद्र सिंह। आरसीए राजस्थान क्रिकेट के कौन? वैभव गहलोत। कितनी सारी बातें कर ली हमने एक प्रश्न के साथ में। ये सारे हमारी नई नियुक्तियां हैं, आप ये नियुक्तियां याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से खास रह सकती है ये वाली सभी नियुक्तियां। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क अमेड़ा नहीं अबेड़ा, क्या बोलोगे? अबेड़ा जैविक उद्यान का उद्घाटन कब किया गया? 4 जून 2016, 20 जनवरी 2016, 12 अप्रैल 2015 या 18 दिसंबर 2021 को। तो कब किया गया? तो देखिएगा 4 जून 2016 की बात करें तो इस दिन किया गया था नाहरगढ़। कौन सा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो कहां पे है हमारा? जयपुर में। इसका उद्घाटन किया गया था। वही बात करते हैं 20 जनवरी 2016 की, तो माचिया, कौन सा? माचिया जैविक उद्यान कहां है? जोधपुर के अंदर। उसके बाद बात करें 12 अप्रैल 2015, तो सज्जनगढ़। कौन सा? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान आपको पता है कहां है? जयपुर में, 12 अप्रैल 2015। और उसके बाद बात करें 18 दिसंबर 2021 को अबेड़ा जैविक उद्यान, जो कि कहां पे है? कोटा में। तो ये याद रखिएगा, 4 जून 2016 को कौन सा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। 20 जनवरी 2016 को माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। 12 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। 18 दिसंबर 2021 को अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा का उद्घाटन किया गया था। देखो, जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक शेयर तो बनता है, अगर आप एक शेयर करोगे, एक लाइक करोगे तो हमें इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाएगा? शाहबाद 12 में, कोटड़ा उदयपुर में, काली सिंध झालावाड़ में या छबड़ा 12 में? तो बताइए जी, कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, शाहबाद 12 में। यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आने वाले दिनों में आपके लिए हम लेके आ रहे हैं आर्थिक समीक्षा की क्लास और योजनाओं का भरपूर भंडार। उसके अंदर बहुत सारी योजना करेंगे, एक एक योजना के बारे में जानेंगे। मैं कहता हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बीटीआई के लिए स्पेशल योजनाएं जल्द आ रही है। इसके साथ में आपको हमने राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें भी दे दी गई है, वो भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट भी बना दी है उनकी, तो आप भी उनका भी अध्ययन निरंतर कीजिएगा। बजट भी दे दिया गया है, उसको भी देखिएगा। आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी की क्लास कंटिन्यू की जाएगी और इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आपका लगातार क्लास के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हमसे अवश्य पूछे, आने वाले वीडियो में उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ढेर सारे करने हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, खूब सारा अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।